डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोइम डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस पोइम की एक एक लाइन को हम पहले पढ़ें, उसके बाद उसकी वर्ड मीनिंग, उसके बारे में यानी पोइम के बारे में, उसके टेक्स्ट क्वेश्चन और फिर रेफरेंस टू कंटेस्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक एक लाइन का हम अध्ययन करें। The way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree। Dear students, यहाँ पर हम देखें तो shook down और dust of snow और hemlock tree इन मीनिंग्स का अर्थ जानेंगे। Has given my heart a change of mood। ए चेंज ऑफ मूड, यहाँ पर इसका अर्थ हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसका अर्थ इस पोइम में है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, और इसमें हम इस र्यूड का भी अर्थ समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अगले सेक्शन में इसकी वर्ड मीनिंग्स को, फिर उसके बाद अबाउट द पोइम, क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस टू कंटेस्ट का अध्ययन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्पेलिंग है सुक डाउन यानी हिलाकर गिराया। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के महीन कण यानी फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस या स्नो। हेमलॉक ट्री यानी एक विषैला पौधा, ए पॉइजनस ट्री। चेंज ऑफ मूड यानी मनोस्थिति का बदलना यानी हमारे मन का परिवर्तन होना। एंड र्यूड यानी हेल्ड इन रिग्रेट यानी पछतावा किया या करना। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अबाउट द पोइम यानी ये पोइम किसके बारे में है। अबाउट द पोइम, डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल पोइम। डस्ट ऑफ स्नो एक सुंदर पोइम है, रिटन बाय द फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसको एक प्रसिद्ध कवि, अमेरिकन कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने इसको लिखा। द पोइम इज वेरी स्मॉल बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, यानी ये पोइम बहुत ही छोटी है लेकिन इसका महत्व बहुत ही बड़ा है, यानी अत्यधिक महत्व वाली पोइम है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रिटन की जगह कंपोज शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस पोइम गिव्स ए मैसेज टू ए पर्सन, यानी ये पोइम है वो देती है ए मैसेज, एक संदेश, टू ए पर्सन, एक व्यक्ति को, हु हैज लॉस्ट ऑल होप्स, जिन्होंने सभी आशाएं खो दी है, एंड इज वेरी सैड, और वह बहुत ही दुखी है। यानी ये पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई, वो हमें संदेश देती है उन व्यक्तियों को या हमें जो कि सभी आशाएं खो देते हैं और बहुत ही दुखी हैं। इस पोइम में द पोइट वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। इस पोइम में पोइट कहता है कि खुद वो एक हेमलॉक ट्री यानी एक विषैले पेड़ के नीचे बैठा था। एंड वॉज क्वाइट अपसेट, और बिल्कुल उदास था। There was a crow sitting in on the branch of the tree। There was a crow, वहीं पर एक क्रो यानी कौवा, सिटिंग बैठा था, इन पेड़ के भीतर, ऑन द ब्रांच एक शाखा पर, ऑफ द ट्री पेड़ की। एज द पोइम, जैसे कि कविता, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, फॉलिंग यानी गिरना, डस्ट ऑफ स्नो यानी उस पेड़ पर कुछ बर्फ के कण या बर्फ जमी हुई थी वो गिरी। हैज चेंज द मूड ऑफ द पोइट, कवि के मूड को यानी मनोस्थिति को परिवर्तित कर दिया। यानी कौवे के बैठने से या उसके फड़फड़ाने से उस पर जमी हुई यानी पेड़ पर जमी हुई बर्फ गिरी और वो सीधी कवि के ऊपर गिरी, जिससे कवि का मन परिवर्तित हो गया। द वेरी स्मॉल इंसिडेंट, एक बहुत ही छोटी सी घटना, चेंज्ड परिवर्तित कर दिया या बदल दिया हिज सैड मूड, उसके दुखी मनोस्थिति को, इनटू हैप्पी मूड, एक सुखी या सुखद मनोस्थिति में। सो इसलिए इट यानी ये पोइम है, टीचेज अस, हमें सिखाती है, बताती है, दैट की वी शुड नॉट बी डेस्परेट, हमें निराश नहीं होना चाहिए या बनना चाहिए, बट किंतु देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर होता है, टू चेंज बदलना, सैड एक दुखी मनोस्थिति को, टू हैप्पी मूड एक सुखी मनोस्थिति में। यानी इसी कविता के माध्यम से कवि हमें कहता है अपने रियल अनुभव, वास्तविक अनुभव के माध्यम से कि हमें उस दुखी स्थिति में एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि हम अपनी दुखी स्थिति को या मनोस्थिति को एक सुखी मनोस्थिति में बदल सकते हैं। आइए अब हम पोइम का अध्ययन करें। द वे ए क्रो,
हमने पहले ही सिचुएशन पढ़ ली है कि पोइट है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है और उस पेड़ पर एक कौवा बैठा है। तो द वे ए क्रो यानी जिस तरीके से एक कौवे ने सुक डाउन हिलाकर गिराया ऑन मी मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो बर्फ के महीन छोटे छोटे कण। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ के महीन कण यानी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक ट्री से। यानी कवि ने यहाँ पर हेमलॉक ट्री है वो है एक पॉइजनस ट्री और यहाँ पर कवि इस हेमलॉक ट्री को एक सिंबलाइज द फीलिंग of sadness and regret। यानी यहां पर कवि ने हेमलॉक ट्री कोई अन्य पेड़ का भी नाम ले सकता था लेकिन यहां पर उसने हेमलॉक ट्री को यूज किया क्योंकि ये एक सिंबलाइज है यानी प्रतीक है द फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट एक पछतावे और एक दुख के प्रतीक के रूप में या उसकी भावना के प्रतीक के रूप में। इसके बाद यहां पर आगे है हैज गिवन यानी जिस प्रकार से कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के महीन कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया। कहां से? फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। हैज गिवन माई हार्ट हैज यानी उन बर्फ के कणों से या उसकी इस गतिविधि के कारण गिवन दिया माई हार्ट मेरे हृदय को मेरे मन को ए चेंज ऑफ मूड एक बदलाव एक परिवर्तन। अब यहां पर चेंज ऑफ मूड से हमारा तात्पर्य है कवि का मूड कैसा था? डिस्मे का मतलब होपलेस निराशा और ये डिस्मे परिवर्तित हो गया जॉय यानी आनंद में। एंड सेव्ड सम पार्ट एंड सेव्ड और बचा लिया सम पार्ट कुछ भाग ऑफ ए डे दिन का यानी पूरा दिन वो दुखी अवस्था में व्यतीत करने वाला था लेकिन इस घटना यानी एक बर्फ का नीचे गिरना कवि पर गिरना उस छोटी सी घटना ने बचा लिया सम पार्ट ऑफ ए डे दिन का एक कुछ भाग। आई हैड जो कवि आई यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने लिए यूज कर रहा है आई हैड र्यूड जिसको मैंने क्या कर लिया था? र्यूड पछतावे में बिता लिया था उसको कुछ भाग को बचा लिया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कुछ भाग है जो वो किस में बिता रहा था? इन रिग्रेट यानी पछतावे में उस भाग को कौवे की इस गतिविधि के कारण बच गया। तो यानी जिस प्रकार कौवे ने हेमलॉक ट्री पर से बर्फ के महीन कण कवि के ऊपर गिराए जिससे कवि का हृदय एकदम परिवर्तित हो गया यानी कवि दुखी था और दुखी अवस्था से उसका मन बदलकर सुखी यानी जॉय में बदल गया और इस प्रकार उसने जो पूरा दिन लगभग दुखी अवस्था में बिताया गया था उसका कुछ भाग उसने बचा लिया। आइए अब हम इसके कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का अध्ययन कर ले। एक क्वेश्चन है जिसको हमने 3 क्वेश्चंस में डिवाइड कर लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो यानी डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो आंसर ए डस्ट ऑफ स्नो इज ए फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स का मतलब होता है महीन कण ऑफ स्नो बर्फ और आइस यानी डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी बर्फ के महीन कण। सेकेंड व्हाट डज द पोइट से कवि क्या कहता है? हैज चेंज्ड हिज मूड जो उसका मन परिवर्तित हो गया। व्हाट डज द पोइट से? हैज चेंज्ड हिज मूड यानी कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि किसने या क्या है जिसने उसके मन को परिवर्तित कर दिया है। द पोइट सेज दैट कवि कहता है कि द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के महीन कणों ने है चेंज्ड परिवर्तित कर दिया है हिज मूड उसके मनोस्थिति को। थर्ड हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड कवि का मूड कैसे परिवर्तित हुआ? आंसर द पोइट्स मूड हैज चेंज्ड ड्यू टू द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। द पोइट्स मूड हैज चेंज्ड कवि का मूड या मनोस्थिति है वो परिवर्तित हुआ है ड्यू टू के कारण द फॉलिंग गिरना डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के महीन कण ऑन हिम उस पर यानी कवि पर बर्फ के महीन कण गिरने के कारण
उस कवि के मनोस्थिति में परिवर्तन आया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद बुक के कुछ और क्वेश्चन है, जनरली राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं पूछे जाते हैं। आइए एक बार उस क्वेश्चंस को हम समझ ले कैसे हैं। हाउ डज फ्रॉस्ट, पहले क्वेश्चन का हमने 3 क्वेश्चन के रूप में अध्ययन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन दिस पोएम, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस कविता में नेचर यानी प्रकृति को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, और जो अगले क्वेश्चन है वो आपको आंसर देने में सहायता कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोइम, यानी वो कौन से पक्षी है जिसको इस पोइम में उसने काम में लिया है। तो यहाँ पर केवल एक ही पक्षी, एक क्रो, जो उसने काम में लिया है। डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोइम, क्या आप सोचते हैं कि प्राय पोइम्स में क्रो का मेंशन यानी उल्लेख किया जाता है। तो बहुत से कवि ने अलग अलग पक्षियों को काम में, पक्षियों के नाम से उन्होंने पोइम लिखी है या अपनी पोइम में पक्षियों का उल्लेख किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कवि निराश था, इसलिए निराश के प्रतीक के रूप में उसने कोवे और हेमलॉक ट्री का यूज किया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसी प्रकार एक थर्ड क्वेश्चन है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिस्प्रेस्ड और होपलेस, क्या कभी ऐसा समय रहा है जब आपने भी एक निराशा या असहाय सा महसूस किया है। हैव यू एक्सपीरियंस ए सिमिलर मोमेंट, क्या आपने भी इसी प्रकार के एक समान क्षण को अनुभव किया है। दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे, जो कि आपके मन को परिवर्तित कर दिया उस दिन के। तो इस प्रकार के जनरली बोर्ड क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आइए हम कुछ इसी पोइम पर आधारित एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का अध्ययन करें। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्वेश्चन फर्स्ट, हु रोट द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी। तो आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। बिल्कुल सिंपल है, आपको केवल हु की जगह आपको उस पोइट, जो फेमस पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोइट, उसका नाम आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, हु सुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, यानी किसने बर्फ के महीन कणों को कवि पर गिराया या हिलाकर गिराया। तो यहां पर केवल हु की जगह आ जाएगा ए क्रो, यानी कोवे ने सुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रो सैक डाउन फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, व्हाट डिड द क्रो, कोवे ने सैक डाउन गिराया फ्रॉम द हेमलॉक ट्री से या पीसेले पौधे से, व्हाट क्या, यानी कोवे ने हेमलॉक ट्री से क्या गिराया। तो आंसर, द क्रो सुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, कोवे ने हिलाकर गिराया, क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के महीन कण फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, यानी कोवे ने हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो को हिलाकर गिराया। फोर्थ, हु सेट अंडर द हेमलॉक ट्री के नीचे कौन बैठा था। द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी आपको हु की जगह लिखना है द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेट अंडर द हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट 5, वेयर डिड द पोइट सिट इन द पोइम, इस पोइम में कवि कहां बैठा था। तो द पोइट सैट अंडर द हेमलॉक ट्री। तो ये बिल्कुल आपका सेम आंसर है। क्वेश्चंस का तरीका अलग अलग है। एक पूछा है कि हु सेट अंडर द हेमलॉक ट्री, और यहां पर है वेयर डिड द पोइट सिट इन द पोइम। नेक्स्ट 6, हाउ डिड द पोइट फील आफ्टर फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, हाउ डिड, कैसे, द पोइट, कवि, फील, महसूस किया, आफ्टर फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो की गिरने के बाद, यानी कवि जब पेड़ के नीचे बैठा था और उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उसके बाद उसने कैसा महसूस किया। आंसर, द पोइट फेल्ट जॉय आफ्टर फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के गिरने के बाद कवि को बहुत ही आनंद महसूस हुआ या जॉय, आनंद महसूस हुआ। 7, व्हाट डिड द पोइट सेव, कवि ने क्या बचा लिया। द पोइट सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, यानी कवि ने दिन का कुछ भाग जो कि वो निराशा में या दुख में बिताने वाला था, उससे उसको बचा लिया। और किसके कारण, डस्ट ऑफ स्नो के कारण। आइए इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रेफरेंस टू कंटेस्ट, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पोइम की कुछ लाइन दी होगी, उसके आधार पर हमें रेफरेंस, कंटेस्ट और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो आइए हम सबसे पहले पोइम के एक भाग को पढ़ें। रेफरेंस टू कंटेस्ट, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यानी ये पोइम है जो कि कहां से शुरू हो रही है,
द वे, आप जब भी एग्जाम में लिखें तो एग्जाम की पहली पोइम की पहली लाइंस को आपके एक दो वर्ड लिखने हैं, द वे डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में आपको लिखना है हेमलॉक ट्री। तो ये फर्स्ट स्टैंजा है पोइम का, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Reference. These lines have been taken from the poem Dust of Snow composed by Robert Frost. इस पोइम का रेफरेंस सेम रहेगा। These lines, ये पंक्तियां हैं, have been taken, जो ली गई है फ्रॉम द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोइम से कंपोज, जिसको रचित किया है या बनाया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। कंटेस्ट यानी उसका प्रसंग कैसा है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट इज सैड, कवि क्या है, इज सैड, दुखी है, एंड सिटिंग अंडर ए ट्री, और पेड़ के नीचे बैठा है। द क्रो सैक डाउन, कौवा क्या करता है, सैक्स डाउन, हिलाता है और गिराता है, द स्नो, बर्फ को, यानी डस्ट ऑफ स्नो को, ऑन पोइट, और पोइट के ऊपर। एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट इज सैड, कवि दुखी है, ही इज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठा है, एक हेमलॉक एक विसले पेड़ के नीचे बैठा है। ही लॉसेस हिज इन हिज थॉट, वह अपने विचारों में खोया हुआ है। थॉट्स का मतलब होता है विचार, यानी वह अपने विचारों में खोया हुआ है। सडनली, अचानक, ही फील्स, उसे महसूस होता है, दैट द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के महीन कण, इज फॉलन ऑन हिम, उस पर गिरे हैं। और ये कैसे गिरे हैं, इट इज द क्रो, और ये कौवा है, विथ सैक्स डस्ट, यानी पार्टिकल्स, महीन कण, ऑफ स्नो, यानी बर्फ के महीन कणों को हिलाकर नीचे गिराया है, डाउन ऑन द पोइट, कवि के ऊपर। यानी कवि दुखी है, वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है, अपने विचारों में खोया हुआ है, यानी दुखी है। अचानक उसे डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के महीन कण उसके ऊपर गिरते हुए महसूस हुए, और ये किसके कारण गिरे, ये कौवा था जो पेड़ के ऊपर यानी हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, उसने इस डस्ट ऑफ स्नो को हिलाकर कवि के ऊपर गिराया। नेक्स्ट है रेफरेंस टू कंटेस्ट। सेकेंड स्टेंजा, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। हैज गिवन माई हार्ट, इसकी पहले दो शब्द हैज गिवन और डॉट डॉट डॉट, और लास्ट की टू वर्ड हैड रीड। आपको एग्जाम इसी प्रकार से इस पोइम स्टेंजा को इस प्रकार से लिखना है। इसका रेफरेंस टू कंटेस्ट। तो हैज गिवन माई हार्ट्स, यानी उसने, किसने, डस्ट ऑफ स्नो ने मेरे हृदय को दिया है चेंज ऑफ मूड, एक मनोस्थिति में बदलाव या परिवर्तन, एंड सेव्ड, और बचा लिया सम पार्ट, कुछ भाग, ऑफ ए डे, दिन का, आई हैड रीड, जो मैं पछतावे में बिता रहा था। रेफरेंस सेम में, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कंटेस्ट, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट्स मूड इज चेंज्ड, कवि का मूड है वो परिवर्तित हो गया, ड्यू टू डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के कारण। एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की द डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज्ड हिज मूड, डस्ट ऑफ स्नो ने उसके मन को या मनोस्थिति को परिवर्तित कर दिया इन हिज लाइफ, और उसके जीवन को भी। यानी कवि का मूड यानी मनोस्थिति और उसका जीवन बदला है, वो किसके कारण बदला है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के कारण। इट गिव्स ए न्यू आइडिया, और इसके कारण उसे एक नया विचार आया, टू हिज हार्ट, उसके हृदय में। नाउ, अब, ही रियलाइजेस, वह महसूस करता है, हिज मिस्टेक्स, अपनी गलती को, ऑफ वेस्टिंग हिज डे, अपने दिन को व्यर्थ करने की। यानी पेड़ के नीचे बैठा बैठा अपने पूरे दिन को दुखी अवस्था में बिता रहा था, उसको रियलाइज हुआ कि अब उसे इस प्रकार से कार्य नहीं करना, यानी व्यर्थ में ही, दुखी अवस्था में पूरा दिन नहीं बिताना है। ही सेव्ड सम पार्ट ऑफ हिज डे, और इस प्रकार उसने अपने दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया, यानी दुखी अवस्था में बिताने वाले पूरे दिन को उसने कुछ भाग बचा लिया। थस, इस प्रकार, डस्ट ऑफ स्नो गिव्स, देता है, हिम, उसे, ए रे ऑफ होप, एक आशा की किरण, रे ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण, एंड सेव हिज सम पार्ट ऑफ डे, और उसके दिन के कुछ हिस्से को बचाता है, विच इज गोइंग टू र्यून इन सैडनेस, और जो दिन था, इज गोइंग टू र्यून का मतलब बर्बाद होना, इन सैडनेस, दुखी में।
यानी डस्ट ऑफ स्नो के कारण उसका पूरा दिन है वो बर्बाद होने जा रहा था, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो के कारण उसका वो दिन का कुछ हिस्सा उसने बचा लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज्ड डस्ट ऑफ स्नो के प्रत्येक सेगमेंट को, यानी वर्ड मीनिंग, अबाउट द पोइम, क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और रेफरेंस टू कंटेस्ट का अध्ययन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।